आपको जेल जाना पसंद है? नहीं पसंद ना? मुझे नहीं पसंद, इसलिए आईटीआर फाइल करना मत भूलना। जी हाँ, जेल हो सकती है इस केस में 3 महीने से लेकर 7 साल तक की। हैरान हो रहे हो? कोई बात नहीं। Recently, one Delhi woman was sentenced to 6 months in jail because she did not file her ITR. जी हाँ, अब सोचिए ऐसे अगर आप जेल गए तो वहाँ पे अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता होगा, सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते होंगे, तो कोई कहेगा कि भैया मैं मर्डर करके आया हूँ, कोई कहेगा मैं चोरी करके आया हूँ, आप क्या कहोगे? ITR फाइल नहीं किया यार, मतलब विच यू कुड हैव अवॉइडेड जस्ट बाय वॉचिंग CS सुमित मेहताज वीडियो। आप क्यों जा रहे हो जेल? वीडियो देखो, ITR फाइल करो और सब डन करो। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं 31 जुलाई। जी हाँ, ये लास्ट डेट है। अब आप लोग इंटरेस्टेड इसमें ज़्यादा होते हो क्योंकि आपको लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले या लास्ट डेट पे ही ITR फाइल करनी होती है। ऐसा मत करना, क्योंकि यार कभी सिस्टम ना चले, कुछ ना चले, जो काम आपका 1 घंटे में होना था वो 2 घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा। अच्छा लगता है क्या? आराम से पहले फाइल कर देना। खैर, अगर 31 जुलाई को फाइल नहीं की तो क्या होगा? 31 जुलाई के बाद भी कर सकते हो, लेकिन वो कहलाएगा एक बिलेटेड रिटर्न। उसमें 1-2 कॉन्सिक्वेंसेज है और उसके साथ आपको देनी पड़ती है लेट फाइलिंग फी, जो कि होती है 5,000 रुपये की। ठीक है, और अगर 31 दिसंबर यानी कि इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक भी ITR फाइल नहीं करी तो 31 मार्च तक कर सकते हो, लेकिन उसमें लेट फाइलिंग फी बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है। और जो ये लेट फाइलिंग फी मैंने बात करी, जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए तक है, उनको लेट फाइलिंग फी सिर्फ 1,000 रुपए ही लगती है। और इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है 1% पर मंथ। और इसी सब को अवॉइड करने के लिए ये लेट फाइलिंग फी और इंटरेस्ट ना भरना पड़े, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का ITR टाइम पे कैसे भर सकते हो। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ITR फॉर्म्स क्या होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल खोलते हैं। ठीक है, eportal.incometax.gov.in। इसमें आप ना सबसे पहले ये देखो कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? आपकी जिस तरीके की इनकम है ना, वो डिटरमिन करेगा कि कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये क्यों है? दीज आर बेसिकली टेम्पलेट्स जो अलग अलग टाइप ऑफ इनकम रिपोर्ट करने के काम आते हैं। जैसे ITR 1 है, ITR 1 उनके लिए जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है और उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज से इनकम है। अदर सोर्सेज मतलब बेसिकली इंटरेस्ट से इनकम है या डिविडेंड से इनकम है। तो प्राइमरीली जिनके पास सिर्फ सैलरी है, इंटरेस्ट इनकम तो देखिए सबके पास होती है, तो जिसके पास सिर्फ प्राइमरीली सैलरी इनकम है उसके लिए ITR 1 है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सहज। ये सहज सा इनकम सोर्स है, तो सहज सा इसको फाइल करने का तरीका है, डिसेंट सा। ठीक है, ITR 2 उनके लिए जिनके जो ITR 1 में नहीं आते, और ITR 2 उनको फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास PGBP नहीं होना चाहिए। तो ITR 1 में देखिए एक कंडीशन है कि आपकी इनकम जो है लिमिटेड होनी चाहिए 50 लाख रुपए तक। अगर उससे ऊपर जाती है और आपके पास PGBP इनकम नहीं है तो ITR 2 फाइल करेंगे। और फिर अगर आपके पास PGBP इनकम भी है तो आप जाएंगे ITR 3 में। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे कि ITR 1 जो कि सहज है, उसको सहज तरीके से कैसे भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप होम पे जाइए, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपना पैन नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए। अब ITR भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होंगे। वो क्या होंगे? अपना फॉर्म 16 हैंडी रखिए, अपनी सैलरी एनुअल वाइज, ठीक है, उसको हैंडी रखिए। आपके पोर्टल पे जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी डिटेल्स जहाँ से भी प्रोवाइड करते हैं उनसे ले लीजिए एनुअल कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, फिर उसके अलावा आप AIS क्या होता है ये देखिए। जब लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे आपको AIS दिखता है, इस पर क्लिक कीजिए। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। अब देखिए आपका पैन जहाँ पे भी लिंक्ड है ना, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर के पास है, आपने अगर अपना घर रेंट पे दे रखा है तो आपके टेनेंट ने अपना HRA क्लेम करते टाइम आपका पैन दिया होगा, तो आप रेंटल इन्फॉर्मेशन भी जा चुकी है। मोस्ट ऑफ द इनकम डिटेल्स, आपने अगर कोई एसेट खरीदे हैं जैसे कि शेयर्स खरीदे हैं या शेयर्स बेचे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी है। और वो कहाँ देख सकते हो आप? इसी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। इसको प्रोसीड करते हो, यहाँ पे आप देखिए ये ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, एक AIS और TIS। TIS एक समरी है और AIS एक डिटेल्ड वर्जन है। तो जैसे कि नेम भी पढ़ सकते हो आप, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और TIS का अगर देखो तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। इसको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फटाक से डाउनलोड हो जाएगा। इसका एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड आप ही का पैन और आप ही का डेट ऑफ बर्थ है। अपने पैन को लोअर केस में लिखिए और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इसमें डाल देंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब आपने क्या क्या रख लिया अपने पास? फॉर्म 16 रख लिया, अपनी सैलरी डिटेल्स रख ली और अपने AIS को भी देख लिया।
अपने इनकम टैक्स में जो भी इनकम डालोगे ना, इंश्योर कर लेना कि AIS में वो इन्फॉर्मेशन है। मतलब ऐसा ना हो कि AIS में कोई इन्फॉर्मेशन हो और आपके ITR में वो नहीं जा रही, कुछ तरीके की इनकम हो, तो फिर क्या है कि वो सीधा पकड़ लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अच्छा AIS में तो आ रही है लेकिन इन्होंने ITR में रिपोर्ट नहीं करी है, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट हैंडी रखिए सो दैट आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है वो हम रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करिए, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 24-25, ऑनलाइन मोड ऑफ फाइलिंग है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। ये बेसिकली अगर आप ITR फाइल करते टाइम अगर उसको ड्रॉप कर देते हो तो अपने आप एक ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो जाता है। तो मैं खैर आपको सिखाने के लिए न्यू फाइलिंग से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अब दोबारा से ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है आपको। मैंने आपके सामने ITR की बात करी, यहाँ पे देखिए 5, 6, 7 आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंडिविजुअल के लिए यही 4 फॉर्म एप्लीकेबल है, 1, 2, 3 और 4। अभी हम ITR 1 समझ रहे हैं क्योंकि आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है और एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। इन केसेस में ITR 1 भरना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे आप टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के पास आपके से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन है ही। तो उन्होंने क्या किया, ITR में आपके लिए प्री फिल्ड कर दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चेक कर लो, अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हो तो उसको एडिट कर दो सिंपली और डाल दो। खैर यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप आते हो ना ITR भरने के लिए, तो आपको 5 रोज दिख रही है यहाँ पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब आपको एक एक करके इनको खोलना है। इसमें कुछ प्री फिल्ड डेटा है उसको देखना है। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दो, रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, चेंज करना है तो चेंज कर दो और कंफर्म कर दो। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देखते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉयर के अंदर अगर काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे अदर्स करूँगा सेलेक्ट। फाइलिंग सेक्शन क्या है, अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट मतलब 31 जुलाई से पहले कर रहे हो तो 139 सबसेक्शन 1 करोगे। अगर 31 जुलाई के बाद करोगे तो 139 सबसेक्शन 4। ये दोनों आप मोस्टली के केसेस में अवेलेबल नहीं होगा। ये रिवाइज रिटर्न के केस में होता है। ये अगर आप भूल जाते हो तो कॉन्डोनेशन के लिए अप्लाई करते हो और फिर अगर वो अप्रूव होता है तो उस केस में होता है। खैर नीचे चलते हैं। Do you wish to exercise the option under section 115 BAC subsection 6 of opting out of new tax regime? इसमें yes या no करना है, ये आप बताओगे। ये क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपको सेलेक्ट करना है whether you want to go for old regime or the new regime। अब कैसे सेलेक्ट करोगे? देखिए ओल्ड regime जाओगे या न्यू regime जाओगे, ये आपको इस बेसिस पे देखना है कि किस में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये खुल गया, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेटर है जो इनकम टैक्स की खुद की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम डालिए। लेट्स से मैं यहाँ पे 12 लाख रुपीज़ लिखता हूँ। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में ELSS में इन्वेस्टमेंट की है, कोई FD करी है, डिपॉजिट किया है 5 साल का, या फिर आपने बच्चों की ट्यूशन फीस दी है, तो उस तरह के खर्चे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। या फिर अगर आप HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी एग्जेम्पशंस लेना चाहते हो तो वो सब भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं 1,20,000 रुपीज़ लिखता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से लायबिलिटी आती है 1,41,960 रुपीज़ और न्यू रिजीम के हिसाब से मेरी लायबिलिटी आती है 93,600 रुपीज़। तो मैं कौन सी रिजीम लूँगा? न्यू रिजीम लूँगा। तो आई वुड नॉट ऑप्ट आउट, राइट? मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है और इसको वैलिडेट करके आप कंफर्म कर दीजिए। खैर ये जो डिडक्शंस आपको लिखनी है ना यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर, ये इंश्योर कीजिएगा। तो न्यू रिजीम में ना आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, सिर्फ एक डिडक्शन मिलती है जिसके बारे में अभी मैं बात करूँगा। खैर आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितनी HRA एग्जेम्पशन आपको मिलती है? सिंपल, आप गूगल पे जाओ, HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेटर बस सर्च कर दो। बहुत सारे कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे, बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, कोई भी से भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कर दी कंफर्म। तो 5 रो में से एक के आगे आप अभी कंफर्म लिखा देख सकते हो। ऐसा हम बाकी चारों के साथ भी करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हो, इनको आप सीधा स्किप कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है, एग्जेम्पशन लिखी हुई है, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बट आप न्यू रिजीम सेलेक्ट कर रहे हो तो मोस्टली एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, अगर आपको ओल्ड रिजीम भी कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई एग्जेम्पशन यहाँ पे आनी चाहिए थी, ऑलरेडी नहीं आ रही प्री फिल्ड, तो आप वो डाल दीजिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? HRA तो मैंने आपको बता ही दिया, LTA वगैरह, और भी कोई एग्जेम्पशन आपको लगता है, सिंपली यहाँ पे एडिट प्रेस करो
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्ट में अगर आपकी वो एग्जाम्पशन का नाम आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप एनी अदर डाल के यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये, तो इसलिए मैं इसे नहीं रख रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करी जाए तो 50,000 ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आगे बता देता हूँ। इसको पहले आप अपनी सैलरी डिटेल को जब सेव कर देते हैं, ठीक है, आप अपनी सैलरी डिटेल्स को जब सेव कर देते हैं तो आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब न्यू रिजीम में जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने लेट आउट कर रखी है तो यहाँ पे आप उसको रेंटल इनकम को ऐड करिए। अगर आपने जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल में मैं डाल ही नहीं सकता हूँ। क्यों? ये एक तरीके की डिडक्शन होती है। या आपने पेमेंट करी है, इससे क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ जाएगी, जो कि आपकी सैलरी में से कम हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर सोचिए कि अगर मैं ओल्ड रिजीम में होता तो यहाँ पे मैं डाल देता 2 लाख रुपीज़, तो ये माइनस का 2 लाख रुपीज़ हो जाता। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी माइनस 2 लाख रुपीज़ आता। और यहाँ पे जो अभी 13,23,000 दिख रहा है आपको, वो 11,23,000 हो जाता, क्योंकि माइनस का मुझे फ़ायदा मिलता डिडक्शन का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड हैव बीन अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच इज द थर्ड हेड ऑफ इनकम। यहाँ पे आप देखिए इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड लिखा है, डिविडेंड इनकम लिखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इनसे अग्री करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो इन्हें आराम से एडिट कर दो। ये देखो, ये आप इनको एडिट कर सकते हो। एक को करोगे तो एक एक करके एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको आप कंफर्म करिए। ये हमारा दूसरा रो कंफर्म हो गया। तीसरे पे आते हैं टोटल डिडक्शन। देखिए, न्यू रिजीम में सिर्फ एक ही डिडक्शन आपको मिलता है, विच इज 80 CCD सबसेक्शन 2। वो क्या है? आप बेसिकली अपने एम्प्लॉयर को जब कहते हो कि वो आपके सैलरी में से कुछ पैसे कम करके वो आपके NPS में डाल दें। सैलरी कम नहीं हो रही है, इन हैंड सैलरी कम हो रही है, वो आपके NPS नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। वो अगर आप लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हो तो नहीं लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी सारी डिडक्शन में मैं फिगर डाल ही नहीं पाऊंगा। वो सारे ना देखिए, हाँ ये आ रहे ना, इस पर क्लिक ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं न्यू रिजीम में हूँ। न्यू रिजीम में ये सब है ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी आप कंफर्म कर दीजिए। अगर आप ओल्ड रिजीम में हो तो उनकी फिगर्स आप डालिए। अब यहाँ पे टैक्स पेड की बात आ जाती है। तो टैक्स पेड क्या होता है? आप तो सोच रहे हो कि यार मैंने तो आज तक कोई टैक्स पे किया ही नहीं है। तो आपके हिसाब से, आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर ने TDS जमा किया है, आपको कोई भी पेमेंट मिली, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट मिली, तो आपके बैंक ने TDS जमा किया आपके नाम पे, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी है। इनको कंफर्म कैसे कर सकते हो? बहुत आसान तरीका है। ऊपर देखिए, ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS। व्यू फॉर्म 26AS क्या है? ये टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। जितना भी अभी तक टैक्स कटा है, आपने खुद टैक्स भरा है, वो सारी स्टेटमेंट आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये फिगर्स और वो 26AS से कंफर्म करके आप इसे भी कंफर्म कर दीजिए। और अगर नहीं भी है ना, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी फिगर है जो यहाँ पे नहीं आ रही, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस सीधा ऐड अनदर करके वो सारी डिटेल्स डाल देनी है, तो आपका सारा टैक्स पेमेंट भी मैच हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे 4 रोज कंफर्म हो चुके हैं। हमारा लास्ट रो है टैक्स लायबिलिटी। इसके अंदर क्या है? ये इनकम टैक्स पोर्टल खुद कैलकुलेट करता है आपकी टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपने इनकम डाली है उसके ऊपर अपने रेट्स जो भी इनकम टैक्स के हैं वो अप्लाई करके यहाँ पे आपको टोटल लायबिलिटी अपनी दिखाई दे रही है, विच इज़ 1,19,334 रुपीज़। अब ये भी आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अब आपने देखा कि जो आपने टैक्स पे कर रखा है वो ज़्यादा है आपकी टैक्स लायबिलिटी से, तो इस केस में आपको मिलेगा रिफंड। लेकिन अगर वो कम होती तो आपको टैक्स पे करना पड़ता। वो कैसे करते? यहाँ पे हम टैक्स पेड में जाते, वो चालान जनरेट हो जाता है, यहाँ से आप जाके उसको ऐड कर देते हैं उस चालान की डिटेल्स, और आपका सारा टैक्स पेड आ जाता। ठीक है, तो वो ज़ीरो हो जाता। खैर, अभी वो ज़ीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तो आपको रिफंड मिलेगा, है ना। बस इसको अब कुछ नहीं रहता, आपने सारा मेन काम तो कर ही दिया। इसको प्रोसीड कर दीजिए, प्रीव्यू रिटर्न कर दीजिए। ये एक तरह से डिक्लेरेशन है, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये इनकम आपका ITR इस तरीके से दिखेगा, ये बस ये दिखा रहा है। इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे और आपका ITR फाइल हो जाएगा। इसके बाद ITR को वेरीफाई करना ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर ITR वेरीफाई नहीं किया तो वो माना ही नहीं जाता कि आपने ITR फाइल भी किया है, तो वो ज़रूर करिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है कि ITR 1 को कैसे फाइल करते हैं।
लेकिन आपको पता है जब आप एंड में ITR फाइल करते हो ना, तो आप कुछ ज़्यादा टैक्स नहीं बचा सकते। आप टैक्स कैसे बचा सकते हो? आप शुरू से टैक्स प्लानिंग कीजिए। जब जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, अभी जून है, तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी से प्लानिंग करोगे तो एंड में टैक्स बहुत सारा बचा पाओगे। वो कैसे होगा, मैं आगे वीडियोस लाता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी टैक्स सेविंग टिप्स, मनी सेविंग टिप्स, मनी इन्वेस्टिंग टिप्स मैं यहाँ पे लाता रहूँगा। थैंक यू।